हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भवकाल क्लास में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की। इस लेक्चर में हम प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करने वाले हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एक एक करके, थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और वन शॉट रिवीजन है तो एक लेक्चर में ही सारा का सारा चैप्टर कवर करना है, तो थोड़ा फास्ट रहेगा। डिटेल्ड लेक्चर नहीं है, डिटेल में लेक्चर आपको पढ़ना है तो वे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। जो बच्चे डिटेल में लेक्चर नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के नज़रिए से। इस वीडियो का पर्पस है कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर को तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा इस वीडियो से। और मैं जितने भी वन शॉट रिवीजन बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप उसको जब देखें तो आपका फ़ायदा हो और आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपको समझ में नहीं आया। समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे और बोर्ड पर आपका दिमाग और ध्यान रहेगा तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा लेना, क्योंकि उनको भी इस क्लास की बहुत ज़रूरत है, वो भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम सीखते हैं। उसके बाद धारा का औसत मान निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं परिपथ, अलग अलग तरह के प्रत्यावर्ती परिपथ की, जैसे कि आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, फिर आर एल परिपथ, आर सी परिपथ, एल सी परिपथ, फिर एल सी आर परिपथ। तो परिपथ ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ज़्यादातर आप देखेंगे। पहले हम आर परिपथ को पढ़ते हैं अकेले, फिर हम पढ़ते हैं सी परिपथ को, ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम एल परिपथ को, ठीक है, फिर जैसे हम इन दो परिपथों को मिला के पढ़ ले, जैसे आर एल परिपथ हो गया, फिर हो गया आर सी परिपथ हो गया, फिर हो जाता है एल सी परिपथ, और फिर आ जाता है एल सी आर परिपथ। तो आप देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है सर्किट आपको पढ़नी होती है। ठीक है, 7 तरह के परिपथ आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं इस चैप्टर के अंदर, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। 7 तरह के आपको यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ने होते हैं। इन पर ही हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, वो याद रखिएगा, वो ये है। एक तो एलसीआर परिपथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पढ़ेंगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता को समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या बेटा, तो इससे पहले, इस चैप्टर से पहले जितने भी हम करंट को पढ़े हैं वो थी दिस्त धारा। दिस्त धारा मतलब डीसी करंट। अब प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम एसी इसीलिए लिखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है आवर्ती फलन के रूप में चला करती है। ये ऐसी वोल्टता है, ऐसी धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको प्रत्यावर्ती धारा दिखाई जा सकती है। धारा हो या वोल्टता हो, मैं बहुत डिटेल में नहीं आऊँगा, ऑलरेडी मैंने कहा है आपको कि थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि हम रिवीजन ही कर रहे हैं, यहाँ पर वन शॉट रिवीजन है। तो लेट्स से कि इस प्रकार से आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ऐसे अब इधर आप या तो वोल्टेज हो सकता है या आप करंट ले सकते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट, दोनों इस तरह से चलेंगी। और इधर हम समय के साथ ले रहे हैं, ये समय मान लेते हैं। ठीक है, समय के साथ, वैसे तो ओमेगा टी आता है यहाँ पर। हाँ, अब देखेंगे तो ये एक चक्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहलाता है, जिसका एक चक्र में आधा चक्र जो है धनात्मक होता है और आधा चक्र ऋणात्मक होता है। ये वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है या करंट का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर अधिकतम तक यहाँ पर पहुंचा था, धनात्मक अधिकतम तक, फिर ऋणात्मक अधिकतम तक पहुंचेगा, फिर 0 होगा, और इसके बाद फिर से जिस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसे ही फिर से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं एक चक्र बेटा। ये क्या है? एक चक्र है। ये क्या बेटा? एक चक्र है, एक चक्र होता है। ठीक है, एक कंपन या एक दोलन। ठीक है, समझ में आया? एक आवर्त जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एक आवर्त कहलाता है। और ये जो वोल्टेज और करंट है, इनको लिखने का तरीका है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा है, उसको लिखने का तरीका ये है कि या तो आप उसको साइन थीटा में लिख सकते हैं, जैसे I बराबर
आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं बेटा आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो दो रूप में लिखा जाता है। ये साइन थीटा का ग्राफ है, क्योंकि साइन थीटा की तरह ग्राफ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। कॉस का ग्राफ होगा तो 1 से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं, इतना गणित आपको आती है। तो या तो हम साइन थीटा के रूप में प्रत्यावर्ती धारा को लिखते हैं, या तो कॉस के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार से वोल्टता को भी, वोल्टेज को भी हम ऐसे लिखते हैं, V बराबर आप लिखते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, या आप लिख सकते हैं V बराबर V नॉट और यहाँ आता है कॉस ओमेगा टी। तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती वोल्टता हो, वोल्टेज हो, उन दोनों को या तो साइन थीटा के फलन के रूप में लिखेंगे, साइन थीटा के रूप में लिखेंगे, या कॉस के रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब जिनका दिशा और परिमाण लगातार बदलता रहता है। तो ये साइन और कॉस ही है जो इस तरह का नेचर रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी, या प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरह से कहलाती है। जो दिष्ट धारा होती है बेटा, याद रखिएगा, जो दिष्ट धारा होती है, जैसे इधर मैं धारा ले लूं, ठीक है, और ये इधर मैं समय ले लूं, ठीक है, तो जो दिष्ट धारा होती है वो किस प्रकार से चलेगी, ध्यान से देखिएगा। दिष्ट धारा फिक्स रहती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है दिष्ट धारा। ये है दिष्ट धारा, जैसे मैं कहूँ कि ये एक आई है, तो ये है दिष्ट धारा। ठीक है, ये दिष्ट धारा की बात हम कर रहे हैं। दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एसी आपको अभी दिखा दिया, ये एसी करंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें फिक्स होता है मान। इसमें जैसे 5 एम्पियर की धारा है तो 5 एम्पियर की होगी, वो प्लस माइनस में नहीं चलती, सिर्फ प्लस में रहती है। ठीक है, जो दिष्ट धारा होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, इस प्रकार से चला करती है। आप देख सकते हैं रीज़न क्या है कि ये इस प्रकार से लिखी जाती है। यहाँ पर जो समीकरण लिखा है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने लिखा है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर अगर देखें तो ये परिवर्ती राशि है, ये है परिवर्ती राशि, परिवर्ती राशि है, मतलब ये समय के साथ बदलती रहेगी, क्योंकि समय का गुणा है इसमें। ठीक है, ये कहलाता है बेटा आई नॉट जो है, ये है आयाम या शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। किसका? धारा है तो धारा का, वोल्टेज होगा तो वोल्टेज का। ठीक है, और ये क्या बता रहा है ये बेटा? ये बता रहा है तात्क्षणिक, धारा का तात्क्षणिक मान। ठीक है, धारा का तात्क्षणिक मान। ठीक है, तात्क्षणिक मान मतलब किसी समय t पर करंट की वैल्यू क्या है वो लिखी गई है। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ओमेगा, ठीक है, ओमेगा जो है बेटा और टी, ये ओमेगा टी को बोला जाता है बेटा कला, इसको बोला जाता है कला। ये क्या है? कला है। और ओमेगा जो है, ये जो ओमेगा है, ओमेगा ये कहलाता है कोणीय आवृत्ति। क्या कहलाएगा बेटा? कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति जो होती है ओमेगा, ये बराबर होती है 2 पाई एफ के, जहां पर एफ जो है, ठीक है, यहां ऐसा लिख देता हूं मैं, जहां ओमेगा जो है 2 पाई एफ है और एफ आवृत्ति है। तो धारा की आवृत्ति एफ होती है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। टी का गुणा होने की वजह से ये राशि परिवर्ती है, समय के साथ बदलती रहेगी लगातार, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे बदलती रहेगी राशि। तो कोण बदलता रहेगा, मतलब ये पूरा का पूरा परिवर्ती राशि। ये आई नोट का मान फिक्स होता है, आयाम होता है या शिखर या उच्चतम मान होता है या मैक्सिमम मान होता है करंट का। और करंट का किसी समय टी पर मान जो हो सकता है वो ये लिखा गया है। जैसे 5 सेकंड पर मान रखना है तो 5 सेकंड 5 रख देंगे, टी की जगह पर 2 सेकंड पर देखना है 2 रखेंगे, तो कोण का मान बदलता रहेगा, तो आई का मान बदलता रहेगा। इसीलिए धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मतलब किसी समय टी पर मान। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी जो आपको करंट के बारे में या वोल्टेज के बारे में। अगर यहाँ पर वोल्टेज लिखा होता ना, V बराबर जैसे लिखा होता V नॉट और साइन ओमेगा टी, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ है V नॉट। बस यहाँ पर धारा का जैसे तात्क्षणिक मान है तो ये वोल्टता का तात्क्षणिक मान है या वोल्टेज का तात्क्षणिक मान है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, अच्छा
याद रखिएगा, कई बार आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। मान लेते हैं कि करंट अगर इस प्रकार से लिखिए, कहीं पर आपको दिख जाए I बराबर आई नॉट और लिखिए है साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई, हो सकता है प्लस फाई लिखा हो सकता है माइनस फाई लिखा है, कई जगह हो सकता है आपको प्लस फाई लिखे, कई जगह हो सकता है माइनस फाई लिखे, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकता है। अब अगर इस समीकरण इस समीकरण को देखें, इस सूत्र को देखें, तो आपको ये जो है ये क्या है, कला है, ठीक है, ये कला है, ठीक है, ये कला है। फाई जो है ना, ये जो है ये प्रारंभिक कला है, प्रारंभिक कला है। और प्रारंभिक कला जो है समय पर निर्भर नहीं करती, समय पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक समय पर निर्भर नहीं करेगी क्योंकि समय का गुणा ओमेगा के साथ है, इसके साथ नहीं है। याद रखिएगा, साइन या कॉस के आगे जितना भी रुका लिखा रहेगा ना कोण के रूप में, वही कला है, ठीक है, कला है। कला को फेज भी बोलते हैं, इंग्लिश में फेज बोलते हैं। तो कोण जो है ना, साइन का जितना भी कोण लिखा है, जैसे साइन थीटा बोलते हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, या तो प्लस फाई होगा या माइनस फाई, ठीक है। तो ये प्रारंभिक कला कहलाती है। प्रारंभिक कला मतलब अगर मैं टी बराबर 0 भी रख दूं तो फाई बचा रहेगा, ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा लेकिन फाई बचा रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे आई बराबर लिखा है 50 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस पाई बाई 2। अब इसमें अगर मैं t बराबर 0 रख दूं, t बराबर 0 पर अगर मैं देखना चाहूं कि करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे i बराबर आ जाएगा 50 और साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा, ठीक है, और t का वैल्यू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 50 गुणे 1, और आप देखेंगे i की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 एम्पियर के, और ये आंसर होगा हमारा। तो बेसिक सी चीज़ है, आप देख सकते हैं ये प्रारंभिक कला और इस पर समय का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रारंभ से ही है। प्रारंभ का मतलब जब समय 0 था तब भी ये पाई बाई 2 थी, जब समय कुछ और होगा तब भी ये पाई बाई 2 ही रहेगी, ठीक है। जो परिवर्ती राशि है वो समय के साथ वाली है, आगे वाली राशि परिवर्ती नहीं है, ठीक है। अब अगर दो इस प्रकार से आपके पास करंट की या वोल्टेज की वैल्यू आ गई, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लेते हैं कि दो करंट है, जैसे I1 बराबर है आपके सामने, मान लेते हैं I1 बराबर है आई नॉट और ये लिखा है साइन ओमेगा टी और प्लस फाई 1, ठीक है। और दूसरा है, मान लेते हैं I2 बराबर दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई 2, या माइनस फाई 2 भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो वहाँ माइनस हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा ना प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, तो मैंने प्लस प्लस का एक एग्जाम्पल लिया। अब इन दो जो है धारा में अगर हमें कलांतर पूछे, कला का अंतर, कलांतर ये कला है, तो कलांतर अगर आपसे पूछेगा, कलांतर, कलांतर का मतलब होता है फेज डिफरेंस, ठीक है, कला में अंतर, कला का अंतर, कला में अंतर, इसका मतलब है कला में अंतर। अब अंतर की जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी है कि दो कम से कम तरंगे या दो कम से कम हमारे पास धारा या वोल्टता होनी चाहिए, तो दो है हमारे पास, तो कलांतर क्या होगा, इसकी कला, पहले की कला क्या है, I1 की कला क्या है बेटा ओमेगा टी प्लस फाई 1, I2 की कला क्या है ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो कलांतर को भी हम फाई से लिखते हैं, जब फाई बराबर करेंगे तो चाहे आप इसके कला में से उसको घटा दीजिए, चाहे उसके कला में से इसको घटा दीजिए, तो ये या तो इस तरह से लिखा जाता है कि ओमेगा टी प्लस फाई 1 में से हम घटा दें, माइनस कर दें ओमेगा टी और प्लस फाई 2 को, जब घटाएंगे तो आप पाएंगे कि फाई बराबर आ जाएगा ओमेगा टी खत्म हो जाएंगे, फाई 1 आ जाएगा ये, और माइनस आ जाएगा फाई 2 के। या ये लिख सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि फाई बराबर, आपको अगर इसमें से उसको घटाना है तो आप लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई 2 और माइनस कर दीजिए ओमेगा टी माइनस प्लस फाई 1 के, और जब घटाएंगे तो आपके पास फाई बराबर निकल के आएगा बेटा फाई 2 माइनस फाई 1। तो आप देखेंगे एक बार आपका आ रहा है फाई 1 माइनस फाई 2 कलांतर, और एक बार आ रहा है फाई 2 माइनस फाई 1। बस इसमें अंतर ये है कि आपने किसके सापेक्ष किसका कलांतर देखा है।
आप I1 के सापेक्ष I2 का कालांतर देख रहे हैं, ठीक है। I1 के सापेक्ष R2 का देखेंगे तो ये वाला है, ठीक है। जिसका देखोगे उसका पहले और जिसके सापेक्ष देखेंगे वो घटेगा। और जब हम I2 के सापेक्ष I1 का देखेंगे तो I1 का देख रहे थे तो I1 के कालांतर में से I2 के कालांतर को घटा देंगे तो ये दिखेगा। तो किसके सापेक्ष आपको देखना है, जैसे पहले के सापेक्ष दूसरे का कालांतर या दूसरे के सापेक्ष पहले का कालांतर। सिंपल सी बात है भाई, जैसे दो लोग लाइन में खड़े हैं अगर इस तरह से, ठीक है, लाइन में खड़े हैं तो मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो इसको दो तरीके से मैं बोल सकता हूँ। मैं एक या तो बोल सकता हूँ कि जो A है मान लेते हैं ये दिशा आगे की तरफ है, ठीक है, ये दिशा आगे की तरफ, तो मैं ऐसे कर दूं कि या तो ये मैं बोल सकता हूं कि जो A है वो B के पीछे खड़ा है, या दूसरा मैं बोल सकता हूं कि जो B है वो A के आगे खड़ा है। और दोनों बार सही बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि A जो है B से पीछे है, B के पीछे खड़ा है। दूसरा मैं बोल रहा हूं जो B है वो A के आगे खड़ा है। दोनों बार मैं सही हूं, बोलने का तरीका अलग है, तो दोनों बार ये सही है, बोलने का तरीका अलग है। मेरी ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ बैठा लेना, ठीक है। कालांतर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ थी उस पर मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया है ऑलरेडी, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाता। मैं नहीं चाहता था कि फटाफट निकल जाऊँ आगे, ये आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देकर के आगे आपको समझ में आ जाए। अब आगे थोड़ा सा चलेंगे जल्दी जल्दी से। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम मतलब I एवरेज की बात कर रहे हैं, AVG, ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अगर देखेंगे तो 0 होगा, ठीक है, एक चक्र का। क्यों 0 होगा बेटा? ये समय के साथ है, इधर आप जानते हैं इस तरह से, और इधर मैं कह रहा हूँ चलो करंट है या वोल्टेज ले लीजिए आप, V या फिर I ले लीजिए, कोई भी, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो। इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक एक चक्र है, एक बराबर नहीं बना रखा है मैंने, आप ध्यान रखेंगे, ये है एक चक्र। एक चक्र को आप देखेंगे तो वो एक आधा चक्र और आधा धनात्मक चक्र और आधा ऋणात्मक चक्र, मतलब दो अर्ध चक्र से बना है। ये है प्लस हाफ चक्र और ये है यहाँ से यहाँ तक माइनस हाफ चक्र। ये धनात्मक आधा चक्र है और ये ऋणात्मक आधा चक्र है, यहाँ से यहाँ तक ये धनात्मक आधा चक्र, ये ऋणात्मक आधा चक्र। अगर जितना धन का मान है उतना ही ऋण का मान है एक चक्र में, बराबर है, तो जब जोड़ेंगे तो I एवरेज, अगर मैं I एवरेज निकालूंगा, ठीक है, एक चक्र का, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0। कितना आएगा बेटा? 0। इसीलिए जो हम औसत निकालते हैं ना, वो निकाला करते हैं धनात्मक अर्धचक्र का या फिर ऋणात्मक अर्धचक्र का। हम पूरे एक चक्र का नहीं निकालते, हम आधे चक्र का निकाला करते हैं। दोनों का मान बराबर आएगा, 0.707 लगभग बराबर आता है। इसका भी मान धनात्मक अर्धचक्र, बस धन और चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा रहेगा, मान दोनों का बराबर आएगा। जितना धनात्मक अर्धचक्र का मान आएगा उतना ही ऋणात्मक, तभी तो कुल जुड़ करके 0 हो जा रहे हैं ना एक चक्र में। तो आप देखेंगे कि हम जब अर्धचक्र की बात करते हैं, जब हम औसत की बात करते हैं, तो आप देखेंगे अर्धचक्र की हम बात क्या करते हैं, ठीक है। तो धारा का जो औसत मान या अर्धचक्र के लिए मान है, इसको देखो I एवरेज जो AVG लिखा जाता है, इसी को आप लिख सकते हैं I के आगे ये बड़ा और छोटे का ब्रैकेट दोनों तरफ से अगर लगा दे तो ये भी औसत को ही बताता है। तो ये औसत लिखा है एक तरह से, ठीक है, I के दोनों तरफ ये लगा है तो औसत। आप चाहें तो वोल्टेज को भी निकाल सकते हैं, सेम चीज़ आप निकाल सकते हैं। वोल्टेज के लिए भी अगर निकालेंगे तो सेम आएगा, बस I के जगह पर V होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिलहाल हम करंट के लिए निकाल रहे हैं, तो करंट का अगर जो है औसत मान निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 0 से I/2, ठीक है, 0 से आधा, जो आधा अर्धचक्र के लिए, ठीक है, तो 1/2 की तरफ, इधर T/2 एक्चुअली टाइम आधा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक चक्र पूरा करने में अगर टोटल समय T लग रहा है, तो आधा चक्र पूरा करने में समय कितना लगेगा? आधा समय लगेगा। आधा चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा? आधा चक्र लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्र कितने में? T/2 प्लस T/2 कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। आधा प्लस आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कुल टाइम अगर T लग रहा है तो आधा चक्र में कितना लगेगा टाइम? 0 से T/2, ठीक है, 0 से T/2। तो इस तरह से हमने ले लिया और 0 से T/2 का टोटल समय, तो टोटल धारा बटे टोटल समय कर दिया, औसत निकल आया। धारा का या I का औसत मान लिखा होगा यहाँ पर, मिसप्रिंट है, मान आप देखेंगे तो I0 sin ωt धनात्मक अर्धचक्र के लिए लिखा है हमने। क्या हो जाएगा बेटा? इसको निकाल लीजिए और यह हमें रिजल्ट याद रखना है। आपको ये वैसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाता है,
रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट आएगा 2I0 डिवाइड बाई पाई। 2I0 डिवाइड बाई पाई का जो मान होता है वो आया करता है बेटा 0.707 के आसपास। तो ये याद रखेंगे, धनात्मक अर्धचक्र का जो मान आता है, ठीक है, औसत मान आता है, और ऋणात्मक अर्धचक्र का मान जो आता है वो बराबर होता है, बस एक का मान धन है, एक का मान ऋण में है, इससे ज़्यादा कोई अलग अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है वर्ग माध्य मूल मान। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी क्लास की। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है बेटा? अब क्योंकि हम औसत मान तो देख रहे हैं कि 0 हो जा रहा है, धारा का एक चक्र का औसत मान 0 हो जा रहा है, तो फिर जो घरों में हम बिजली जो आती है हमारे घर में, उसके बिजली का जो बिल हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे? क्योंकि एक औसत चक्र में तो 0 हो जा रहा है और हमारा जो मीटर काम करता है वो औसत पर ही काम करता है, तो फिर कैसे काम करेगा? तो इसके लिए हम जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके हम वर्ग माध्य मूल मान को लिया करते हैं। वर्ग माध्य मूल क्या है, मान क्या है बेटा? वर्ग माध्य मूल मान आप देखेंगे IRMS क्या होता है, जैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है, इसका वर्ग माध्य मूल, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो देश धारा के बराबर, वो एक थोड़ा सा वो लिखा है, परिभाषा लिखी है। तो वर्ग माध्य मूल मान का मतलब है बेटा कि पहले धारा का वर्ग किया, देखो I था, I का वर्ग है, ये करंट का वर्ग किया है 0 से t समय के लिए, पूरा एक चक्र के लिए पहले वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने से हुआ क्या, देखो समझो इस चीज को, बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें। जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी करंट क्या थी, करंट थी जो धनात्मक और ऋणात्मक में चल रही थी, प्लस में और माइनस में। अब हम जानते हैं जब हम ऋण का वर्ग करते हैं तो ऋण का वर्ग करेंगे तो ऋण का वर्ग क्या हो जाता है? धन। जैसे मैं -2 का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा ना, धन हो जाता है। तो वैसे ही जब मैंने वर्ग किया तो वर्ग करने से हुआ क्या, ये I थी, ये मान था I का। जब मैं I था तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। अब जब हमने इसका वर्ग कर दिया है, मतलब अब हम इधर I² लिखेंगे तो आप देखेंगे तो धनात्मक वाला तो धनात्मक है, ऊपर जाएगा थोड़ा सा क्योंकि वर्ग होगा तो मान तो बढ़ेगा, और ऋणात्मक वाला भी धनात्मक बन के ऊपर आ गया है। तो पूरे चक्र में आप देखेंगे 2 धनात्मक बन गए, ये ऋणात्मक वाला भी ऊपर आ गया। भाई वर्ग करेंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन। तो ये ऋण वाला जो है पलट करके कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं। अब हम ये I² हो गया, अब I² है, ये देखिए इधर, ये I था, ये I², तो I² का औसत ले लेंगे। अब औसत लेके उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो औसत ये है, नीचे औसत लिखा है और इसका वर्गमूल, तो इसीलिए लिखा वर्ग माध्य मूल। तो पहले वर्ग करते हैं, फिर उसका माध्य लेते हैं, औसत लेते हैं और वर्गमूल के साथ निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आती है आप देखेंगे फाइनली, अब इसको कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं, ये आएगी आपके I0/√2। ये आपको याद रखनी है। जो वर्ग माध्य मूल होता है, मान होता है, इसको लिखते हैं IRMS। देखेंगे तो RMS ये लिखा है ना, RMS रूट मीन स्क्वायर होता है। R का मतलब रूट, ठीक है, मीन और स्क्वायर, ठीक है, रूट का मतलब होता है मूल, M का होता है मीन माध्य, और S का मतलब है वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो IRMS जो होता है बराबर होता है शिखर मान, जो भी शिखर मान है, शिखर मान जो कि है I0 और डिवाइड बाई आता है बेटा √2 के। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से VRMS आप निकालेंगे तो VRMS होता है बेटा फिर से शिखर मान, मतलब V0 डिवाइड बाई √2 के। दोनों के लिए ये सत्य, चाहे वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, दोनों के लिए सूत्र यही लगेगा। याद रखेंगे, बेसिक से चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आपको यहाँ पर कुछ धाराएं दिखाई गई हैं, ये बेसिक सा एक प्रैक्टिस के लिए है, मैंने लगा दिया था, मुझे अच्छा लगा तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको इस प्रकार से अगर करंट दी है तो उसका औसत मान देखेंगे 0 होगा, पूरे चक्र के लिए बात कर रहा है। शिखर मान देखेंगे I0 है, शिखर मान क्या होता है? कोण से पहले जितना भी कुछ लिखा होता है वो सब शिखर मान है, ठीक है। तो शिखर मान निकालेंगे और कोणीय आवृत्ति आपको दिख रही है, ओमेगा लिखे तो ओमेगा है, I0/2, इस प्रकार से देख लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ की। प्रत्यावर्ती परिपथ कौन कौन से हमारे पास? अभी कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि हमारे पास काफ़ी सारे प्रत्यावर्ती परिपथ हैं जिन्हों हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम R परिपथ की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट मैं R परिपथ की बात कर रहा हूँ। R परिपथ मतलब शुद्ध प्रतिरोध परिपथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें प्रतिरोध ही लगा है और कुछ नहीं लगा है, ठीक है। तो शुद्ध R परिपथ की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम प्रतिरोध R है ये, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ दिया, जो कि है V बराबर
वी नॉट और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी के। अब जब जोड़ेंगे तो इसमें एक करंट बहना स्टार्ट होगी, सिंपल सी बात है, करंट बहेगी। हाँ, तो इसमें एक मान लेते हैं इस तरह से एक करंट बहना स्टार्ट हुई आई। अब जो आई है वो भी समय पर निर्भर करेगी क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। तो हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार हमें करंट का मान निकालना है। तो ओम के नियमानुसार अपन जानते हैं बच्चे, मैं सबको प्रूफ नहीं करेंगे, उसको बस दिखा रहा हूँ। वी बराबर क्या होता है बेटा, आई आर के। तो आई बराबर क्या होगा बेटा, वी बटे आर के। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर के। तो इसका मतलब हम वी का मान उठा के रख ले, ये हो जाएगा वी नॉट और साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा आर के। आप देखेंगे इसको अगर मैं आगे लिखूं तो आप देख सकते हैं, लिख रहा हूं मैं आई बराबर लिखा है और इसको लिख सकता हूं वी नॉट बटा आर और ये लिखा है साइन ओमेगा टी के। देख सकते हैं वी नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी के। अब देखो वी बटा आर क्या होता है, वी बटा आर होता है आई, तो वी नॉट बटा आर आई नॉट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएगा वी नॉट बटे आर को हम लिखेंगे आई नॉट और हमारे पास करंट मिल चुकी है, ये हो जाएगा आई नॉट और साइन ओमेगा टी, तो आगे लिखा ही है। तो इस प्रकार से हमें ये करंट प्राप्त होती है। जिस प्रकार से v बटा आर को हम I लिख रहे हैं, तो v नॉट बटा आर अधिकतम मान अगर वोल्टेज का होगा तो धारा भी अधिकतम होगी। तो अधिकतम जब मान हुआ वोल्टेज का और बटे प्रतिरोध तो अधिकतम धारा प्राप्त होगी जो कि I नॉट होती है। तो आपको ये करंट प्राप्त हो जाती है। तो जो करंट बह रही है I वो क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो करंट भी प्रत्यावर्ती ही मिलेगी, याद रखेंगे। अब इसका हमें फेजर आरेख बनाना होता है। फेजर आरेख, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर आरेख से मतलब है, फेज का मतलब होता है, फेज का मतलब होता है बेटा कला। तो कला जो है ओमेगा टी इसकी है और इसकी भी कला क्या है, ओमेगा टी। तो अगर देखेंगे तो v बराबर क्या है हमारे पास, v नॉट और ये है साइन ओमेगा टी और I जो निकल के आया है वो है I नॉट और ये है साइन ओमेगा टी। जब हम फेजर आरेख बनाते हैं तो हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो ध्यान होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोण पे होना चाहिए। ये जो कोण होता है ना ओमेगा टी और ये साइन जो लिखे हैं, हमें साइन ओमेगा टी पर फोकस करना है, क्योंकि ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी के साथ कोई कोण हो ही नहीं सकता ना, वो तो दोनों एक ही है, साइन ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी है। तो जब फेजर आरेख बनाया करते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उसमें जो करंट है और जो वोल्टेज है दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम कला में होते हैं। मतलब वोल्टेज और आई के बीच में कलांतर फाई बराबर अगर मैं निकालूं कलांतर, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो कलांतर क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है, कलांतर है ये। प्रतिरोध के वोल्टेज, प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना होता है बेटा, जीरो होता है जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, ये याद रखेंगे इतना। और इस प्रकार से प्रतिरोध भी इसी दिशा में आ जाएगा वी और आई के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फेजर आरेख देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है, दूसरा हमारे पास है बेटा एल परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ इसको बोलते हैं। तो एल परिपथ में क्या होगा, हमारे पास एक प्रेरक कुंडली है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्रेरक कुंडली है, इसको हम जोड़ देंगे एक वोल्टेज के साथ जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को इस प्रकार से बनाते हैं वी नॉट और फिर साइन ओमेगा टी लिख लेंगे। कई बुक में ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा होता है, परेशान मत होइएगा, एक ही बात है। अब ये है एल, ठीक है, इसका स्वप्रेरकत्व है। एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। एल क्या है बेटा, एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, क्या है, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक भी आप बोल सकते हैं। तो जब इसमें करंट बहेगी तो ये आप जानते हैं ये क्या हो जाता है बेटा, इसमें प्रेरण होगा, क्योंकि विद्युत धारा है प्लस माइनस में चल रही है तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो इसमें एक प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो प्रेरण की घटना होती है। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसमें जो बहने वाली करंट है, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो इसको प्रूफ के लिए आपको अलग से डेरिवेशन वाली लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है या दिक्कत आ रही है, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं
या तो आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पहले से उसको देख लीजिए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हम सारे डेरिवेशन कर रहे हैं एक चैप्टर का, इस चैप्टर का भी डेरिवेशन करेंगे। आप देख सकते हैं, जुड़े रहेंगे हमारे साथ चैनल के साथ, तो आपको मिलती रहेंगी चीज़ें। तो जो करंट बहेगी इसमें आई, आप देखेंगे आई जो होती है इसमें बेटा वो प्राप्त होती है आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के। ये आपको प्राप्त होती है बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के, जबकि वोल्टेज हमारे पास देख रखे हो कि वोल्टेज हमें दे रखा है V बराबर वी नॉट और ये दे रखा है साइन ओमेगा, ठीक है। तो वोल्टेज को देखिए और करंट को देखिए, इस बार आपको देखने को मिल रहा है कि कला में अंतर तो है, ठीक है। ये हमें धारा प्राप्त होती है, हमें वोल्टेज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कलांतर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कलांतर निकालेंगे, कलांतर फाई निकालेंगे बेटा, तो ये आपको मिलेगा, किस में से किसको घटाना है घटा लीजिए आप, ठीक है। मैं अगर v के सापेक्ष आई को निकाल रहा हूँ, मतलब ओमेगा टी में से मैं घटा रहा हूँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को, सॉरी पाई बाय 2 को, तो आप पाएंगे कि जब मैं घटाऊंगा तो फाई बराबर हमें मिलेगा सिर्फ पाई बाय 2। तो जो कलांतर होता है बेटा वोल्टेज और करंट के बीच में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वो 90 डिग्री का होता है। मतलब वोल्टेज जो है 90 डिग्री आगे चल रही है। देखो ओमेगा टी में से पाई बाय 2 कम किया जा रहा है, मतलब करंट पीछे है वोल्टेज आगे है। इसी चीज़ को मैं फेज़र आरेख से दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसको हम फेज़र आरेख से दिखा सकते हैं, फेज़र आरेख, फेज़र आरेख से दिखा सकते हैं बेटा। फेज़र आरेख से दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो एक दूसरे के साथ देखेंगे। वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रही है। कितना, ये तीर का निशान लगाना जरूरी है, प्लस पाई बाय 2, मतलब करंट क्या है पाई बाय 2 पीछे है और वोल्टेज क्या है पाई बाय 2 आगे है। एक ही चीज़ है, मैं कहूँ कि करंट से वोल्टेज आगे है कितना पाई बाय 2, या मैं बोलूँ वोल्टेज से करंट पीछे है कितना पाई बाय 2। तो हम इधर से उधर की तरफ कोण मापेंगे तो प्लस बाई पाई 2 पाई बाय 2, इधर से इस तरफ कोण मापेंगे तो माइनस पाई बाय 2 लिखेंगे। वोल्टेज के सापेक्ष करंट माइनस पाई बाय 2 है और करंट के सापेक्ष वोल्टेज प्लस पाई बाय 2 है, और यही फेज़ है, ठीक है। तो फेज़र आरेख इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ मैं थर्ड परिपथ की तरफ। थर्ड परिपथ हमारा है बेटा यहाँ पर सी परिपथ। सी परिपथ मतलब संधारित्र लगा है, शुद्ध धारितीय परिपथ है। एक कैपेसिटर को जोड़ेंगे यहाँ पर हम, एक कैपेसिटर को जोड़ेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ और चीज़ें थी। यहाँ का बेटा जो प्रेरक कुंडली होती है इसमें भी एक प्रतिरोध इसका होता है और वो होता है XL इसका, ठीक है। प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध जो होता है इसको लिख देता हूँ मैं, प्रेरक कुंडली का, प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध जो होता है उसको एक नया नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिघात। प्रतिघात XL होता है और XL जो है ये बराबर होता है बेटा ओमेगा L के। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आई नोट का मान क्या है, तो आई नोट का मान बेटा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने दिखाया था कि ओम के नियम से V बटा R होता है, तो R की जगह यहाँ पर XL आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा V नोट और डिवाइड बाई XL हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा V नोट डिवाइड बाई ओमेगा L आप लिख सकते हैं। तो ये करंट की वैल्यू है, अधिकतम करंट का मान या शिखर मान बोल सकते हैं धारा का, जो कि यहाँ पर प्रवाहित हो रही है करंट, उसकी शिखर मान की हम बात करें तो ये निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये सी परिपथ है, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं फिर से एक प्रत्यावर्ती वोल्टता से, जो कि है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है। और इसमें भी करंट बहेगी आई, ठीक है, आई करंट बहेगी। इसका जो प्रतिघात होता है बेटा वो होता है XC, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने जो करंट प्रवाहित किया, जो वोल्टेज लगाया वो था V नॉट साइन ओमेगा टी। जो करंट आती है बेटा इस परिपथ में जो करंट बहेगी वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस आता है बेटा पाई बाय 2 का, ठीक है, प्लस पाई बाय 2 का आता है।
और यहाँ आप जब आई नोट लिखते हैं तो आई नोट का मान क्या है बेटा, यहाँ पर आई नोट का मान होता है वी नोट बटा आर। आर की जगह क्या है यहाँ पर एक्स सी, तो एक्स सी लिख देंगे। और एक्स सी क्या है यहाँ पर, धारितीय प्रतिघात है, धारिता का संधारित्र का प्रतिघात है। और इसकी वैल्यू होती है बेटा वी नोट बटा होता है एक्स सी का मान होता है 1 बटा ओमेगा सी। तो जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा वी नोट ओमेगा सी के। तो वी नोट ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो आई नोट का मान आपको मिल गया। इस बार अगर आप चेक करेंगे तो फिर से कलांतर आपको देखने को मिल रहा है। तो कलांतर अगर आपको निकालना है, यहाँ निकाल दूं मैं, कलांतर आपसे पूछा जाए, ये फाई पूछा जाता है, कलांतर फाई पूछा जाएगा तो आप सिंपल सी बात, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं बेटा, आप करंट के सापेक्ष वोल्टेज का निकालना चाहते हैं या वोल्टेज के सापेक्ष करंट का। तो जैसे हमने पिछली बार वोल्टेज के सापेक्ष करंट का निकाला था, तो इस बार हम फिर से वोल्टेज के सापेक्ष ही करंट का निकाल लेते हैं। वोल्टेज में से हमने करंट को घटाया था, तो इस बार फिर से हम वोल्टेज में से ही करंट को घटा देते हैं। तो ओमेगा टी है, इसमें से घटा रहा हूँ मैं किसको बेटा, ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 को। तो जब घटाएंगे तो आप पाएंगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये तो ख़त्म हो गए। आप देखेंगे कि फाई जो मिल रहा है आपको मिल रहा है माइनस पाई बाई 2 का। ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने वोल्टेज में से करंट को घटाया है, इसका मतलब कि वोल्टेज पीछे है कितना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो फेज़र आरेख जो है इसका, फेज़र आरेख इसका जो है बच्चे, मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़र आरेख देखेंगे तो वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है। तो करंट को अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ तो उसका मतलब वोल्टेज पीछे है कितना, पाई बाई 2। कौन, वोल्टेज। तो वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है कितना, पाई बाई 2 के। अगर मैं इसके सापेक्ष उसको लिखूंगा तो ये वैसे तो माइनस पाई बाई 2 है, इसके सापेक्ष इसको लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस पाई बाई 2। वोल्टेज से करंट आगे है। तीर का निशान देख लीजिएगा, तीर का निशान ऊपर की तरफ, तीर का निशान नीचे की तरफ। ये बताता है आपकी इधर से इधर की तरफ आएंगे तो माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, इधर से उधर की तरफ मापेंगे तो आप प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे। वोल्टेज से करंट प्लस पाई बाई 2 आगे है और करंट से वोल्टेज प्लस माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 पीछे है। तो सिंपल सी बात है। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने का, IPL और CCL, हालांकि इसको नीचे लिख लेता हूँ। पहला है IPL, IPL का मतलब इंडक्टर, इंडक्टर में ऐसा लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल लीड करता है, LEAD, लीड करता है, लीडर रहता है। इंडक्टर का मतलब निकल के आ रहा है बेटा, इंडक्टर का मतलब होता है प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली में, ठीक है, प्रेरक कुंडली में। पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज या वोल्टता, लीड का मतलब होता है आगे, ठीक है, रहता है। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐसा पढ़ सकते हैं। दूसरा है बेटा प्रेरक कुंडली का मतलब समझ गए ना, ये प्रेरक कुंडली, ठीक है। दूसरा है CCL, CCL का मतलब होता है कैपेसिटर में करंट लीड करती है। कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र, कैपेसिटर का मतलब क्या है बेटा, संधारित्र में करंट का मतलब धारा, लीड का मतलब फिर से आगे रहती है। कैपेसिटर का मतलब ये कैपेसिटर C और ये L, ठीक है। याद रखने के तरीके हैं, याद रखिएगा जब सिर्फ प्रेरक कुंडली लगी होगी तब की बात है, और जब सिर्फ परिपथ में C जुड़ा हो अर्थात संधारित्र जुड़ा हो तब की बात है, ठीक है। जब दो चीज़ें जुड़ी होंगी तो नहीं निकालना है आपको, ठीक है, ये फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये एक टेबल है जिसको आप देख लीजिएगा, परिपथ बने हुए हैं आपको RLC, तीनों अभी दिखाया आपको, V0 sin ओमेगा टी, V0 sin ओमेगा टी, V0 sin ओमेगा टी।
इसमें आपने देखा था -π/2 आया था और इसमें +π/2, यहाँ पर आपको दिखाया +π/2 -π/2, सारी चीज़ निकाल लीजिएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रतिरोध है उसी प्रकार से प्रेरकीय प्रतिघात होता है और धारतीय प्रतिघात होता है। इन सब का मात्रक जो है ना चाहिए हो, इसका भी मात्रक ओम है, आर का मात्रक तो ओम होता ही है और इसका भी मात्रक ओम है। तो ये जितने भी हैं इनका सबका मात्रक ओम लिखेंगे, ठीक है। चलिए कलांतर वगैरह देख लीजिए, शून्य होता है समान कला में, +π/2, वी आई से आगे है, वी आई से पीछे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली है हमने बात कर ली है आर एल और सी को अलग अलग। अब एक बार आर एल को, फिर एक बार एल सी को, फिर एक बार आर सी को, इस प्रकार से देखने की बारी है। तो थोड़ा जल्दी चलूंगा अब मैं, ठीक है। चौथा जो परिपथ है वो हम ले रहे हैं आर एल परिपथ। आर एल परिपथ का मतलब है हमारे पास आर है, हमारे पास एल है और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक वोल्टेजता के साथ, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ, जो कि है V बराबर V0 और साइन ओमेगा टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें करंट बहना स्टार्ट होगी, सिंपल सी बात है। ये R है, ये L है, इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध है बेटा XL, ठीक है। इसके सिरों का मैं मान लेता हूँ कि विभवांतर जो है, इसके सिरों का विभवांतर, ठीक है, वो मान लेता हूँ VR है और इसके सिरों का विभवांतर मैं मान लेता हूँ वो क्या है, VL है, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों का विभवांतर अलग अलग होगा। टोटल वोल्टेज ये है तो VR और VL अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने दिखाया था आपको, इसके लिए कलांतर बना के दिखाया था। कला आरेख जब बनाई थी हमने, तो कला आरेख में मैंने दिखाया था कि जो R होता है उसमें, तो उसमें जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है सेम दिशा में होता है। मतलब वोल्टेज जो होता है, करंट, वोल्टेज और करंट जो होता है आर परिपथ में वो सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता, दोनों के बीच में कलांतर नहीं होता है। कला आरेख बनाया था ना, उसमें बताया था कि कलांतर 0 होता है, किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। तो अगर ये वोल्टेज आर का है तो जो वोल्टेज एल में होता है भी दिखाया था, एल में वोल्टेज क्या रहता है बेटा, वोल्टेज आगे रहता है। एल परिपथ में वोल्टेज जो है आगे रहता है, किससे, आई से। तो आई इधर ही आती थी तो आगे रहेगा, मतलब ये आ जाएगा वी एल, सिंपल सी बात। अब वी आर और वी एल के बीच में कुछ कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वोल्ट का, जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी वोल्टेज आएगा, वो कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं बीच में निकल के आएगा। क्योंकि ये देखो तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये निकलेगा कर्ण, जो कि रिजल्टेंट वोल्टेज है। रिजल्टेंट वोल्टेज आपको मैंने कहा कि मैंने मान लेता हूँ कि V है। तो जो V निकल के आएगा बेटा, यहाँ पर जो V निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, V बराबर आएगा पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे ये बनेगा कोण फाई, कलांतर जिसको बोलते हैं, और V बराबर बनेगा बेटा VR² प्लस, या V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं V बराबर सिंपल सा VR² प्लस VL का स्क्वायर। अब चूंकि जानते हैं आप, V बराबर क्या होता है, IR के, तो V बराबर IR होता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर VR की वैल्यू क्या है, VR की वैल्यू है IR के, क्योंकि I इसमें करंट बह रही है, R प्रतिरोध है। VL की वैल्यू क्या है बेटा, I, और इसका प्रतिरोध क्या है, XL है। तो जब दो चीजें जुड़ी हो परिपथ में तो हम निकालते हैं प्रतिघात, और प्रतिघात होता है बेटा Z, प्रतिघात होता है Z। Z क्या है, प्रतिघात, सॉरी प्रतिबाधा, माफ करना, प्रतिबाधा। तो हमें प्रतिबाधा निकालनी है परिपथ की। प्रतिबाधा एक तरह का प्रतिरोध है जो इन दोनों को मिला करके रिजल्टेंट निकल रहा है, परिणामी जो इस परिपथ का प्रतिरोध होगा उसी को प्रतिबाधा कहेंगे। जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो प्रतिबाधा है। तो R भी उत्पन्न कर रहा है, L भी उत्पन्न कर रहा है, तो दोनों का मिला के जो आएगा टोटल प्रतिरोध वही प्रतिबाधा है, ठीक है। अच्छा, प्रतिबाधा भी V बराबर IR जिस प्रकार से होता है, तो V बराबर यहाँ पर IZ होगा, क्योंकि Z क्या है, प्रतिरोध ही तो है परिपथ का टोटल। तो IZ बराबर आप करेंगे तो ये आ जाएगा I² R² प्लस I² XL², ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो फाइनली मिलेगा आपको Z बराबर, आपको मिलेगा यहाँ पर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यही है परिपथ की प्रतिबाधा, और इसको आप इतना ओम लिखते हैं। इसको चेंज आपको करना है
तो आप जेड बराबर लिख सकते हैं, अंदर तो आर स्क्वायर है और प्लस एक्स एल को लिख सकते हैं आप ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इतना ओम, जैसी आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आर एक्स एल और वी क्या है यहाँ पर, वी बराबर है बेटा आई जेड के। ठीक है, टोटल करंट के साथ टोटल प्रतिबाधा का गुणनफल, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट, टोटल प्रतिबाधा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकालते हैं इस परिपथ के लिए। और कलांतर आप निकाल सकते हैं, फाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि फाई का मान कितना है। जो फाई का मान है उसको निकालेंगे, tan फाई बराबर, कलांतर आपको निकालना है तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है बेटा वी एल, और डिवाइड बाई आधार में क्या है वी आर, तो वी एल बाई वी आर, इसको आप लिख सकते हैं आई एक्स एल बटा आई आर, आई से आई कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स एल बटा आर के। तो फाई बराबर निकालेंगे, आ जाएगा tan इनवर्स एक्स एल डिवाइड बाई आर के। ठीक है, ये है कलांतर किसके किसके बीच में, टोटल करंट आई और टोटल वोल्टेज वी के बीच में। करंट तो इधर ही चल रही है ना, करंट से आगे होता है वोल्टेज एल में, अभी दिखाया था, आईपीएल बताया था ना, सेम चीज। अब मैं जिस तरीके से यहाँ पर बता दिया हूँ ना, ये चीजें बस लिख दूंगा। ठीक है, हर एक परिपथ का नाम लिखूंगा और इन सब चीजों को लिख दूंगा, इसको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा अभी। ठीक है, अभी करवा दिया मैंने एक को, सारे नहीं करवा पाऊंगा बेटा। अगला है आरसी परिपथ। तो आरसी परिपथ में आर जुड़ा है प्यारा सा और सी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये है आर और ये है सी, और इसके लिए आएगा एक्स सी, इसका प्रतिघात, ये है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, सिंपल सी बात है। और इसका मैं मान लेता हूँ कि चलो इसके सिरों के बीच का विभवांतर है फिर से वी आर, और इसके सिरों का बीच का विभवांतर होगा जो है, इसके सिरों का विभवांतर जो है वो है वी सी, सी है तो वी सी, आर है तो वी आर। ठीक है, फिर से आप जब निकालेंगे तो एक एक चीज़ निकाल रहा हूँ मैं, आपको डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम। तो आप जानते हैं कैपेसिटर में करंट आगे रहती है तो करंट आगे रहेगी और वोल्टेज पीछे रहता है। ठीक है, आर में तो वोल्टेज और जो वोल्टेज है और जो करंट है सेम ही चलते हैं, तो वी आर और आई तो सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन वी सी पीछे रहेगा, क्योंकि जो संधारित्र होता है, संधारित्र में वोल्टेज से करंट π/2 आगे रहती है, तो वोल्टेज पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगी। ठीक है, लेकिन वी आर और वी सी का रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे, क्योंकि दो वोल्टेज हो गए, तो परिणामी वोल्टेज जब निकालेंगे आप, तो परिणामी वोल्टेज कुछ आएगा इधर ऐसे। ठीक है, जिसको हम वी बोलेंगे, और फिर से वी बराबर यहाँ पर आई जेड होगा, सिंपल से, जैसे वी आर बराबर आई आर है और वी सी बराबर है आई एक्स सी के। ठीक है, तो सिंपल सी वैसी बात। अब देखेंगे ये आप कोण निकाल सकते हैं फाई फिर से, और tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे सी। ठीक है, इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये फेज बना रहे हैं ना, कला कोण बना रहे हैं, तो ये फेजर डायग्राम है। यहाँ से आप जब जेड का मान निकालते हैं तो जेड का मान जो प्रतिबाधा है, जो प्रतिबाधा निकल के आएगी बेटा, प्रतिबाधा आती है जेड बराबर, और ये आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना ओम, या आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको जेड बराबर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इतना ओम। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको यही निकालने के लिए वैसे एग्जाम में बोलता है जेड निकालने के लिए, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ये सब मैं आपको सिखा दूंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए वन शॉट रिवीजन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ, इतना टाइम नहीं होता, आप जानते हैं, इतना समझदार तो आप हैं कि ये वन शॉट रिवीजन है और ये रिवीजन के पर्पज़ के लिए बना है। नाम में ही वन शॉट रिवीजन बोलते हैं ना, तो रिवीजन के पर्पज़ से बनाई हुई वीडियो होती है, लर्निंग के लिए नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, जैसे ये आरसी के लिए बनाया, वैसे ही अगला 6वां नंबर जो है, 6 नंबर, वो है एलसी परिपथ। एलसी परिपथ को दोलन परिपथ भी कहते हैं, अनुनाद परिपथ भी कहते हैं, अनुनादी परिपथ भी कहते हैं। तो अनुनादी परिपथ क्या होती है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल एल और सी इस प्रकार से हैं। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी,
ये है L, ये है C, ये है XL और ये होता है XC। इसका प्रतिघात दोनों का, ठीक है। इसका प्रतिघात होता है XL, इसका प्रतिघात होता है XC। इसके सिरों का विभवांतर मैं मान लेता हूँ वो है VL और इसके सिरों का विभवांतर मैं मान लेता हूँ वो है VC, ठीक है। तो क्योंकि हमने दिखाया था आपको कि दोनों का जो प्रतिघात है या दोनों में जो वोल्टता होती है वो करंट के साथ किस प्रकार से चला करती है। L और C का अलग अलग पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले, L और C का अलग अलग बताया था ना। तो आपने देखा था कि जो करंट है, करंट से आगे चल रहा था कौन, VL, और करंट से पीछे चल रहा था कौन, VC। चाहे तो देख लीजिए, VC जो है करंट से पीछे थी और VL जो है करंट से आगे था, ठीक है। अब हमारे पास VL और VC है, करंट तो ठीक है, करंट से π/2 आगे चल रहा है VL और करंट से π/2 चल रही है VC। तो दोनों के बीच में जो कोण है ना कालांतर, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण ले लीजिए, इधर से इधर का या उधर से इधर का लीजिए, ये कितना आ रहा है 180 डिग्री का। कितना आ रहा है बेटा कोण, कोण आ रहा है 180 डिग्री का। इसको 0 बीच से हटा देते हैं तो कोण कितना आ रहा है, कोण आ रहा है आपका 180 डिग्री का, जिसको हम पाई बोलते हैं, 180 डिग्री, या इसको हम पाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री जो है कोण है किसके बीच में, VL और VC के बीच में। अगर VL बड़ा होगा तो VC को घटा देंगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा, VC बड़ा होगा तो VL को घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो प्रतिबाधा वगैरह है उसको लिखें तो VL बराबर क्या है IXL, VC बराबर क्या है IXC। तो टोटल वोल्टेज अगर निकालना हो, परिणामी वोल्टेज V अगर मैं निकालना चाहूँ तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर आएगा, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता है कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है, तो मॉड लगा लेते हैं। मॉड लगा लेंगे, हमें सिर्फ परिमाण से मतलब है, हमें दिशा नहीं देखनी है, तो हम इसलिए मॉड लगा लेते हैं और लिख लेते हैं VL माइनस VC। अब चाहे VC माइनस VL लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V बराबर हो जाएगा IZ और बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा IXL माइनस IXC। I कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा दोनों तरफ, हमारे पास बचेगा Z बराबर परिपथ की प्रतिबाधा निकल के आई है और वो निकल के आई है XL माइनस XC इतना ओम। तो आप ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि भैया Z बराबर आपको करना है तो आप लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस लिख सकते हैं 1/ओमेगा C के, ठीक है। इतना ओम लिख सकते हैं, ये भी सही है क्योंकि ओमेगा XL और XC की वैल्यू हमने धारतीय प्रतिघात और जो प्रेरकीय प्रतिघात है दोनों की वैल्यू लिख दी है ओमेगा के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक शर्त आती है, क्या हो जब VL और VC बराबर हो जाए, ठीक है। तो यदि, या इसको मैं ऐसा लिखूं, अनुनाद की स्थिति लिख लेता हूं मैं, अनुनाद की शर्त, अनुनाद की शर्त होती है या स्थिति होती है। अनुनाद की शर्त यह है कि XL बराबर हो जाना चाहिए XC के। तो XL का बराबर हो जाना है XC का, इसका मतलब कि जो Z हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि XL में से XC घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात LC परिपथ के लिए Z बराबर 0 ओम, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। XL क्या है, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ऐसा करते हैं, ओमेगा को इधर लेते हैं, L को नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC के। तो मैं यहाँ पर ओमेगा का मान निकालूंगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1/LC। एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, LC बचेगा तो LC लिख लेते हैं। तो यहाँ से अब चूंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा को लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1/√LC, या आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से f बराबर निकालें तो ये आ जाएगा 1/2π स्क्वायर रूट में LC के। इतना हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या होता है, इसका मात्रक होता है, हर्ट्ज लिखा बेटा ये हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज मात्रक है और यही कहलाती है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति या अनुनाद की आवृत्ति, ठीक है। तो परिपथ जब अनुनाद में होता है तो उसकी आवृत्ति होती है 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ
RLC के। ये मैंने नॉर्मल लेक्चर जो रेगुलर लेक्चर लगते हैं उसमें भी एक बार बताया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें अगर सही ढंग से आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको, और सही चीज़ें सही तरीके से सरलता से सीख लेंगे आप। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ तक की बात हो गई। अब एक ही परिपथ बचा है हमारे पास, RLC परिपथ, लेकिन उससे पहले आप इन तीनों परिपथ को देख लीजिए। ठीक है, इन तीनों परिपथ को जो भी अभी आपने पढ़ा है, तो परिपथ देख लीजिए। RL परिपथ, RC परिपथ और LC परिपथ है। इसका चित्र मैंने ऐसे ही बनाया था, VR ये है, VL ये है, टोटल करंट है, और ये आएगा यहाँ से यहाँ तक फाई, ये निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ये आएगा फाई, और यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ये आएगा फाई, और फाई की वैल्यू यहाँ पर तो क्या है, पाई है। पाई/2 मैंने लिख दिया था क्या पीछे, पाई ही लिखा था। ठीक है, पाई का मतलब 180 अंश। ठीक है, सही है ना। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, लिख लीजिए आप। V का स्क्वायर, V का स्क्वायर, VL इस तरह से निकालना है। Z की वैल्यू हमने बता दी है, Z की वैल्यू तीनों के लिए देख सकते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, तीनों में याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट जो परिपथ है वो है RLC परिपथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इतना डिटेल में यहाँ पर पढ़ा नहीं पाऊँगा, आप जानते हैं। ठीक है, 6 सर्किट हो गई हैं, 7वां सर्किट हम पढ़ रहे हैं, जो कि है RLC या LCR परिपथ। LCR या RLC, जो भी आपको लिखना पसंद है, दोनों आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप RLC लिखें या LCR लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले हमारे पास R, फिर है L, और फिर है C। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम मान लेते हैं भैया, V बराबर हमारे पास है V0 साइन ओमेगा टी। ये इस प्रकार का वोल्टता लगा है। ये है R, ये है L, ये है C। इसके सिरों का वोल्टेज हम इसके सिरों का वोल्टेज हम मान लेते हैं कि ये है VR। इसके सिरों का वोल्टेज हम मान लेते हैं कि यह है VL, और इसके सिरों का वोल्टेज हम मान लेते हैं कि क्या है, VC। ठीक है, इसका प्रतिघात आप जानते हैं आएगा XL, और इसका प्रतिघात आप जानते हैं आएगा XC। ठीक है, तो जब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, तो फेजर डायग्राम इस प्रकार से आपको दिखेगा इसका। अब आप जानते हैं VR जो है करंट के डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज R में तो I और R दोनों सेम चलते हैं। अब L में आगे चलता है वोल्टेज, करंट पीछे, और C में वोल्टेज पीछे, करंट आगे। तो तीनों के लिए देख सकते हैं, करंट से π/2 वोल्टेज आगे होता है किसमें, L में, और करंट से π/2 पीछे होता है वोल्टेज किसमें, C में, और करंट और वोल्टेज दोनों सेम चलते हैं किसमें, R में, R परिपथ में। तो इस बार आप VL माइनस VC कर लेंगे ऊपर की तरफ। हम मान लेते हैं कि भैया VL बड़ा है या VC बड़ा है, जो भी बड़ा है आप एक डायरेक्शन में कोई एक ले लेते हैं, जिसको हम लिख लिया करते हैं VL माइनस VC, और इसका मॉड लगा लेते हैं। तो VL माइनस VC ऊपर की तरफ हो गया, और R इधर की तरफ, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब हमारे लिए वोल्टेज नया जो है वो ऊपर की तरफ है इस तरह। ठीक है, आप नीचे की तरफ बनाना चाहे नीचे की तरफ बना सकते हैं, लेकिन ये बुक में आपने देखेंगे तो आपकी बुक की तरह ही मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको परेशानी होगी, जो बच्चे बुक से मैच करके पढ़ते हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब VR इधर है और VL माइनस VC इधर है, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीच में इधर आना चाहिए। रिजल्टेंट जो कि आएगा V, और V बराबर क्या आना चाहिए, IZ। यही आता है, जैसे V बराबर IR आता है, ये IR आता है, और ये हो जाएगा IXL माइनस IXC, जो अभी किया था वैसा ही। ये कोण बनेगा थीटा या फाई, कालांतर कहलाएगा। हमें V का मान निकालना है, इसके लिए हम Z का मान डायरेक्ट निकालेंगे अगर, या हम V का मान निकालें तो V स्क्वायर बराबर सिंपल सा आएगा हमारे पास VR का स्क्वायर प्लस आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे V बराबर IR IZ सब रखेंगे, V बराबर IZ रखेंगे, VR बराबर IR स्क्वायर, VL माइनस VC में लिखेंगे IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। तो जब करेंगे तो उसके बाद हमें बचेगा Z बराबर फाइनल निकल के आएगा, जो इस परिपथ की प्रतिबाधा जो निकल के आएगी वो आप देखेंगे वो आएगी Z बराबर या Z स्क्वायर बराबर वैसे आएगा, Z स्क्वायर बराबर देखेंगे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस आएगा ये XL
माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जब इसको आगे ले चलेंगे, इधर ले आते, ठीक है, इधर ले आएंगे तो z बराबर आपका हो जाएगा, z उधर जाएगा तो ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इतना ओम ये है, ठीक है, इतना ओम ये प्रतिबाधा है किसकी, आर एल सी परिपथ की प्रतिबाधा, ये है प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा आर एल सी परिपथ की, ठीक है। तो आर एल सी परिपथ की प्रतिबाधा इस प्रकार से आपको निकल के आ जाती है। हम यहाँ से इधर गए हैं, याद रखिएगा, यहाँ से उधर की तरफ हम गए हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इतना ही बेसिक सी चीज़ है जो आपको निकालनी है। यहाँ पर भी अनुनाद की स्थिति आती है, खैर वो अनुनाद की स्थिति हम बाद में बात करेंगे जब डिटेल में लेक्चर पढ़ रहे होंगे। तो अभी ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर बन चुका है आपका। छोटे मोटे 2 पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे ऐसी परिपथ में शक्ति क्या होती है, पावर, तो P बराबर VI होता है। आप सिंपल सी बात करते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, वैसा ही करना है। तो परिपथ आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर होता है VI के। तो वही किया गया है, वोल्टेज और I का गुणा, ठीक है। वोल्टेज हमने यहाँ पर माना है कि वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई माना गया है। दोनों का गुणा कर दिया है, देखो V ये है V और ये है I, तो VI, ठीक है, V और I का गुणा कर दिया तो V0 I0 आ गया साइन ओमेगा टी माइनस फाई। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो वही लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। इसका गुणा अंदर करेंगे, इसको कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपको जो शक्ति मिलती है, औसत शक्ति, जो औसत शक्ति मिलती है, P औसत पावर है, औसत शक्ति जब निकल के आती है तो वो आती है VRMS IRMS cos फाई के, ठीक है। या आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको ये। तो 2 फॉर्मूले तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, कई सारे फॉर्मूले हैं इसके, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके कई सारे फॉर्मूले देखेंगे, कई तरह की शक्ति होती है प्रत्यावर्ती परिपथ में। तो तात्क्षणिक शक्ति जो होती है वो होती है P बराबर VI, जो हमने गुणा किया सिंपल सा। जो औसत शक्ति है उसको अलग रूप में क्या बोल सकते हैं, वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं, व्ययित शक्ति बोलते हैं, या शक्ति में नुकसान ह्रास बोलते हैं। यही है जो हम घरों में मीटर जो हमारा कैलकुलेट करता है ना, जिसकी वजह से बिजली का बिल आता है घर पे, वो ये कैलकुलेट किया करता है मीटर, ठीक है। ये वाली शक्ति, ये वाली पावर निकालता है, ठीक है, वाट में। शक्ति का मात्रक वाट होता है, आप जानते हैं। तो VRMS IRMS cos फाई, cos फाई यहाँ पर शक्ति गुणांक है, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं उसका। cos फाई यहाँ पर शक्ति गुणांक है। अगर शक्ति गुणांक को हटा दिया जाए, cos फाई को हटा दें, तो यही आभासी शक्ति या सिर्फ RMS शक्ति बन जाती है। अब चूंकि VRMS बराबर क्या होता है, VRMS बराबर होता है V0 डिवाइड बाई √2, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, √2 और इनटू फिर करेंगे 1/√2। तो अब देखेंगे जब गुणा कर लेंगे तो वो खत्म हो जाता है, और इसको P बराबर V0 I0 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, बदल करके। तो ये होगा शिखर शक्ति। शिखर शक्ति मतलब जब दोनों के शिखर मान का सिर्फ गुणा हुआ, V0 और I0 अधिकतम जो मान होता है वोल्टेज और करंट का, दोनों जब गुणा करते हैं, ठीक है। बाकी इसको छोड़ देते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है इतना। ये आप जब नीट वीट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज ठीक है। अब थोड़ा सा एक है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को देख लीजिए, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक अभी हमने औसत शक्ति लिखी थी, औसत शक्ति जो है ये E लिखा है, इसको V लिख लीजिए आप, VRMS IRMS cos फाई। अब इसमें देखेंगे तो जो cos फाई है ना, ये है वर्गमात्र मूल शक्ति गुणे cos फाई। देखो वर्गमात्र मूल शक्ति जो थी ये VRMS IRMS और गुणे में cos फाई है, ठीक है। जो आभासी शक्ति थी या औसत शक्ति थी उसमें अगर देखें तो cos फाई जो है वही है शक्ति गुणांक। तो cos फाई हो जाएगी औसत शक्ति और डिवाइड बाई में वर्ग माध्य मूल शक्ति। तो आप देखेंगे सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर औसत शक्ति यही है cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू 1 आ जाती है यहाँ पर जब गुणा कर भाग दे देंगे तो। या आप मेन जो फॉर्मूला है उसका ये याद रखेंगे, ये होता है cos फाई बराबर होता है R/Z, ठीक है। तो जिस परिपथ में प्रतिरोध नहीं होगा उसकी औसत शक्ति 0 होती बेटा। जैसे अगर मैं कहूँ कि सिर्फ L परिपथ हो, जैसे पहला मैं L परिपथ की बात करूँ, दूसरा C परिपथ की बात करूँ, तीसरा LC परिपथ की बात करूँ, इन तीनों परिपथ में क्योंकि R नहीं है तो जो औसत शक्ति होगी cos फाई होता है वो कितना होता है R/Z बराबर 0 हुआ करता है इन 3 परिपथ के लिए।
सिर्फ एल हो, सिर्फ सी हो या सिर्फ एल सी हो, तो आर अगर नहीं है तो 0 आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, बेसिक सी बात है। ठीक है ना। आर की वैल्यू ऊपर 0/z। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई है। ट्रांसफार्मर लास्ट टॉपिक है आपका, इसको देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर इस प्रकार से आपका दिखता है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे बना दिखेगा आपको। यह होता है इनपुट, निवेशी इधर से और इधर निर्गत होती है। ये क्रोड होता है जिस पर जो है तार की बाइंडिंग होती है, लपेटे होते हैं। ये पटलित क्रोड होते हैं। पटलित क्रोड होता है, कैसा होता है बेटा? पटलित। पटलित क्रोड बनाए जाते हैं ताकि क्रोड, तो पटलित क्रोड बनाए जाते हैं बेटा ताकि भंवर धारा से बचे जा सके। भंवर धारा से बचने के लिए पटलित क्रोड बनाते हैं। ये पतले 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 है ना सीट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रख के इतनी मोटी से बन जाती है। तो ये स्रोत है जहाँ से इनपुट आ रहा है, इनपुट मतलब निवेशी, और ये निर्गत, निर्गत मतलब आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर दो परिपथ है देखिए, तो एक निवेशी परिपथ है, एक निर्गत परिपथ है। तो इसको हम प्राथमिक परिपथ बोलते हैं, इसको द्वितीयक। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, तो दो कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। इसी के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये समझिए कि ये काम क्या करता है। तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को बिना आवृत्ति परिवर्तन के, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता, रूपांतरित करता है तथा विद्युत शक्ति का स्थानांतरण करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर हम पावर को भेज सकते हैं, ठीक है, बिना उसकी आवृत्ति को चेंज किए। इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्वतः ही रूपांतरित हो जाती है। तो अगर हम वोल्टता को, जैसे दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार हैं। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी, धारा और वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन मतलब ऊंचाई और अपचाई दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं केवल एसी पर काम करते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करते हैं। डायरेक्ट करंट जो बैटरी वगैरह होती है उनके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है, यह काम ही नहीं करेंगे। या वोल्टेज एवं धारा को एक साथ घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, परंतु दोनों को नहीं, मतलब दोनों को ऐसा सोचिए कि बढ़ा दिया, दोनों को घटा दे, ऐसा नहीं है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ऐसा सा है। ट्रांसफार्मर में निवेशित मतलब इनपुट सप्लाई की आवृत्ति नियत रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली, अभी बताया था ना, दो कुंडलियाँ होती हैं। तो प्राथमिक जो इनपुट वाली कुंडली है और द्वितीयक मतलब आउटपुट वाली जो कुंडली है, के बीच कोई विद्युत संपर्क नहीं होता। आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं है। टच है क्या? नहीं। तो यहाँ पर गैप होता है, यहाँ पर गैप है, कुछ नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ का प्रतिरोध जो है अनंत जैसा है। यहाँ का प्रतिरोध एकदम अनंत होता है क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है ना। यहाँ पर ये फ्लक्स से जुड़े हुए थे। यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बेटा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित होता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। चुंबकीय रूप से युग्मित होते हैं भाई प्रेरण की वजह से। तो प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के बीच प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। अभी बताया आपको कि प्रभावी प्रतिरोध अनंत है क्योंकि तार वार से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही बस चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बस ऐसा है, ठीक है। चलिए, प्रकार की बात करें, दो तरह के होते हैं, उच्चाई और अपचाई। अच्छा, ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणामित्र, ठीक है। ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणामित्र, ठीक है। ये लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये लिखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई को होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से, और इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है प्राथमिक कुंडली में। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये क्या करता है? स्टेप अप ये किसको अप करता है बेटा? वोल्टेज को। तो ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में और उच्च धारा को निम्न धारा में रूपांतरित करता है। मतलब ये वोल्टेज को हाई करता है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाता है। ये क्या करता है? वोल्टेज बढ़ाता है, एक तरह से वोल्टेज को बढ़ाता है। और हमने आपको बता रखा है वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट घटेगी अपने आप। ये क्या करेगा? वोल्टेज को घटाएगा। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब कम करना। तो ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न धारा को उच्च धारा में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, ठीक
ठीक है। वो कह रहा था निम्न को उच्च करूंगा वोल्टेज को और उच्च धारा को निम्न धारा करूंगा, ये कह रहा है उच्च वोल्टेज को निम्न कर दूंगा और निम्न धारा को उच्च धारा करूंगा। तो ऐसा है, ठीक है, क्लियर ना? आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर प्राथमिक फेरों में संख्या जो है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS बोलते हैं। चाहे वहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो NP क्या है? प्राथमिक फेरों, प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी, P का मतलब प्राइमरी एंड S का मतलब सेकेंडरी। तो प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या अगर NP है और द्वितीयक में NS है तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है ये कम है। तो फेरे की संख्या जब बढ़ेगी ना तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जो V है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, जितना ज़्यादा फेरों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। तो सिंपल सी है, जब फेरों की संख्या बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है, और जब फेरों की संख्या घट रही है, देखो घट रही है, तो वोल्टेज भी घट रहा है। लेकिन करंट इसका उल्टा चलेगा। करंट जो है आप देखेंगे, करंट यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा थी, और यहाँ करंट कम है, वहाँ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। द्वितीय कुंडली में करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है। बेसिक सी चीज़ है। K इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब है यहाँ पर, या K इज़ लेस देन 1 का मतलब है यहाँ पर ये बात कर रहा है परिणामन अनुपात की। हर परिणाम मित्र जो है, परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर की एक हम निकालते हैं बेटा, एक फॉर्मूला है छोटा सा, ऐसा बना दूँ यहाँ पर बता दूँ। जैसे दक्षता इसकी बात करते हैं हम, दक्षता ईटा की बात करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं तो ये होता है बेटा आउटपुट या निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति मतलब P आउटपुट, P आउटपुट, ठीक है। और डिवाइड बाई आता है निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति मतलब P इनपुट की बात करते हैं, और इनटू 100 की, ठीक है। परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो इनटू 100 की, ऐसा कर देते हैं। तो जब इसको हल करते हैं तो आपको देखेंगे ये P आउटपुट और P इनपुट और इनटू 100, ये हम 100% दक्ष ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जो कि आ जाता है V आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है वोल्टेज सेकेंडरी, और I आउटपुट सेकेंडरी डिवाइड बाई V इनपुट, इनपुट मतलब प्राइमरी कुंडली, और IP और इनटू में 100% के हैं। तो इसकी दक्षता जो होती है आदर्श ट्रांसफार्मर की 1 होती है। तो जब इसकी दक्षता 1 रख देंगे तो VP/IP इधर आ जाएगा, VS/IS उधर चला जाएगा, 100 से 100 खत्म कर सकते हैं आप। एक फाइनल फार्मूला आपको निकल के आता है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि VS डिवाइड बाई VP जो होता है ये बराबर होता है NS डिवाइड बाई NP के, और ये बराबर होता है IP डिवाइड बाई IS के, और ये बराबर होता है K परिणामन अनुपात, जो कि यहीं से आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिटेल में नहीं है, मैंने बताया वन शॉट रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी चल रहा है ये, ठीक है। याद रखेंगे लेकिन चीज़ों को, ठीक है, सही है। तो वाटहीन धारा या चौक कुंडली क्या होती है, बस 2 मिनट का ही टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। वाटहीन धारा कई बार पूछा जा सकता है आपसे। चौक कुंडली, चौक कॉइल क्या होता है? चौक कॉइल कुछ नहीं बल्कि एक, जैसे आप देखते होंगे ट्यूबलाइट जो घर में लगी होती है उसके नीचे एक छोटा सा डिब्बा वाइट सा ऐसा लगा होता है, एक बॉक्स होता है, वही चौक कॉइल है। या शादियों में देखा होगा जब जनरेटर ले आते हैं, जहाँ पर बाराती वगैरह रुकते हैं, या जहाँ कभी भी भंडारा हो, कुछ भी हो, रात का जब कार्यक्रम होता है कहीं पर, तो जनरेटर लेके आते हैं कि लाइट चली गई तो काम चल जाएगा, है ना। और जो रॉड लगी होती हैं, जो ट्यूब लगी होती है, उनके सबके साथ एक छोटा छोटा बॉक्स लगा होता है, उसी में तार निकलता है जो कि रॉड को लगाया जाता है या ट्यूबलाइट को लगाया जाता है, उसी से जलता है, वही है चौक कुंडली। तो चौक कुंडली को समझ लीजिएगा। चौक कुंडली क्या है? चौक कुंडली एक LR परिपथ ही है, परिपथ ही है जिसमें L बहुत उच्च तथा R अर्थात प्रतिरोध बहुत अल्प होता है। इसका कार्य, इसको यूज क्यों करते हैं बेटा? तो इसका
कार्य AC, ठीक है, AC धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को, विद्युत धारा को नियंत्रित करना होता है, जिस प्रकार से DC, ये AC, जिस प्रकार से DC परिपथ में प्रतिरोध जो R है उसका कार्य होता है। तो जिस प्रकार से DC परिपथ में प्रतिरोध काम करता है, करंट कम करता है ना, करंट को घटा सकता है, R का मान बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज का जो करंट है उसकी मान घटती जाएगी, करंट का मान घटता जाएगा। वैसे ही चोक कॉइल लगाया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कम करने के लिए। करंट बहुत बढ़ रही है तो उससे कम किया जा सकता है, किससे? चोक कॉइल से। तो चोक कॉइल में देखेंगे एक L है और इसका क्योंकि तार से ही बनती है कुंडली तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इसका प्रतिरोध होता है। वैसे तो L होता है लेकिन कुछ ना कुछ स्वयं का, हर एक तार का अपना अपना प्रतिरोध होता है, हल्का हल्का, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन होता है। तो वही है, अगर R का मान बहुत अल्प हो जाए तो जो शक्ति गुणांक हम निकालते थे cos फाई, आप जानते हैं cos फाई बराबर लिखा था R/Z। अब R अगर बहुत अल्प हो जाए, अल्प मतलब एकदम जीरो जैसा हो जाए, तो आप देखेंगे कि जो cos फाई है ये बराबर हो जाएगा 0/Z अर्थात 0। अर्थात आप देखेंगे कि शक्ति गुणांक जो है वो खत्म हो गया, 0 हो गया, अर्थात शक्ति हानि देखें अगर, तो शक्ति में हानि क्या हो गई बेटा? 0 हो गई, शून्य हो गई। अगर शक्ति में हानि शून्य होगी, शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक होता है वाट, मात्रक क्या होता है? वाट। तो वाटहीन हो गई, वाटहीन हो गई, वाटहीन मतलब शक्तिहीन, 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 वाटहीन मतलब वाट क्या है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो वाटहीन जब धारा बोलते हैं, वाट का मतलब शक्ति, शक्तिहीन धारा, एक ऐसी धारा बह रही है जिसका कोई पावर ही नहीं है। तो वही शक्तिहीन धारा कब बहती है और कहाँ बहती है? चोक कुंडली में बहती है, ठीक है। चोक कुंडली में शक्तिहीन धारा बहा करती है, वाटलेस करंट बहा करती है, और वाटलेस करंट के द्वारा जो किया गया कार्य है वो 0 ही रहता है, वाटलेस करंट, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, जो शक्ति हानि है वो 0 हो जाती है जब वाटलेस करंट बहती है। तो सिंपल सी चीज़ है, सही है। तो ये याद रखेंगे सभी बच्चे, और इस लेक्चर में यही तक था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस पूरे चैप्टर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाने का प्रयास किया आप समझे होंगे, मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी तरफ से सारी चीज़ों को। आप देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगे लेक्चर, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, अगर अच्छा लगा है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए, बाय बाय।